Okay, welcome back friends. Today we will discuss the next topic in nationalism in India. देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का बेस कैसे तैयार हुआ। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के पास 11 डिमांड्स भेजी और 11 मार्च उनको क्या दी, डेडलाइन दी गई। बट लॉर्ड इरविन ने 11 मार्च तक किसी भी चीज पर रिस्पॉन्स नहीं किया। इसमें मेन पॉइंट क्या था कि जो सॉल्ट है, नमक है, उस पर आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो डिमांड नहीं मानी गई और डेडलाइन क्रॉस हो गई तो गांधी जी ने क्या करा, 12 मार्च 11 मार्च क्या है डेडलाइन, और 12 मार्च को उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, 12 मार्च को उन्होंने अपने आश्रम से, आश्रम का नाम क्या है, साबरमती। ठीक है, अपने आश्रम साबरमती आश्रम से जो कि गुजरात में है, वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। कहां तक, जो बिल्कुल कोस्टल एरिया है ना गुजरात का, वहां पे एक जगह है दांडी। कोस्टल मतलब समुद्र के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, दांडी जगह पे तक उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी। साबरमती से दांडी की यात्रा स्टार्ट हो गई 12 मार्च 1930 को। क्यों? क्योंकि 11 मार्च की डेडलाइन क्या हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है। गांधी जी के साथ कितने उनके सहयोगी वॉलंटियर थे, 78। ये नंबर आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है और सीबीएसई भी पूछ सकती है आपसे नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में कि कितने वॉलंटियर थे, 78। जर्नी कब स्टार्ट की है, 12 मार्च 1930। कहां से स्टार्ट की है, साबरमती आश्रम गुजरात। और कहां तक जाना है, दांडी तक जाना है। दांडी जगह भी कहां है, गुजरात में ही है। ये टोटल जो डिस्टेंस थी बेटा, ये थी 240 माइल। कितनी थी, 240 मील। और एक चीज फिक्स कर दी गई कि एक दिन में हमें कितना चलना है, 10 मील। तो एक दिन में अगर हमें 10 मील चलना है तो 240 मील चलने में 24 दिन लगेंगे। तो 12 मार्च को जर्नी स्टार्ट की और 24 दिनों के बाद दांडी में वो लोग पहुंच गए। आप ये देखिए कहां पहुंच गए, दांडी में। तो रिजल्ट क्या हुआ कि सोल्ट मार्च स्टार्ट हो गया 12 मार्च को, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ। 78 गांधी जी के वॉलंटियर्स उनके साथ थे। 224 मील 24 दिन में कवर किया और 12 मार्च से होते हुए 6 अप्रैल, ठीक है, 24 डेज आप ऐड करेंगे 12 मार्च से, 6 अप्रैल को वो लोग दांडी पहुंच गए। और वहां पर गांधी जी ने क्या किया, समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश का सोल्ट लॉ तोड़ दिया। क्योंकि कानून क्या था कि कोई भी इंडियन के पास किसी भी इंडियन के पास नमक बनाने का अधिकार नहीं है। सभी राइट्स किसके पास है, ये नमक बनाने के, ब्रिटिश के पास है। और जैसे ही गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाया, वैसे ही इस लॉ का क्या हो गया, लॉ ब्रेक हो गया। और यहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की क्या हो गई, स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, तो देखिए नमक कानून तोड़ते ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, स्टार्ट हो गया, जिसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, CDM। अब आप पैरेलल ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी दिमाग में रखिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपने क्या किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपने गवर्नमेंट रूल्स को ब्रेक किया था। क्या रूल्स, कि आपने उनका किसी भी तरह का कोऑपरेशन, उनके कपड़े यूज नहीं करने हैं, स्कूल्स यूज में नहीं जाना है, ठीक है, कोर्ट में नहीं जाना है, ठीक है, किसी भी तरह का उनका पार्टिसिपेशन नहीं करना है, नाई धोबी बंद, वो सब चीजें थी ना। उसी तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मेन पॉइंट क्या था कि जो कॉलोनियल रूल्स हैं उन्हें क्या करना है, वायलेट करना है, उन्हें तोड़ना है। उनकी स्टार्टिंग भी कैसे हुई है, साल्ट मोड से, यानी एक कानून तोड़कर। तो कानून क्या करना है, तोड़ना है। तो क्या हुआ, जगह जगह पर ब्रिटिश लॉज को तोड़ा जाने लगा। जैसे फॉरेस्ट लॉ, मैंने बताया था आपको कि ब्रिटिश ने फॉरेस्ट पे क्या बना थे, कानून कि आपको फूड लेना है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी भी ट्राइबल कम्युनिटीज को कहीं पे माइग्रेट करना है, एक फॉरेस्ट से दूसरी फॉरेस्ट पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी।
आपको अपने एनिमल्स ग्रेजिंग कराने हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो सारे कानून क्या कर दिए, तोड़ने शुरू कर दिए। एक और चीज कि पीजेंट्स को क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स फिक्स होता था, चाहे आपके पास फसल हो चाहे ना हो। तो पीजेंट्स ने भी क्या किया, उन रेवेन्यूज को, उन टैक्सेस को देने से मना कर दिया। तो हर एक जगह पे ब्रिटिश के बनाए हुए रूल्स टूटने स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे एंटायर नेशन, ठीक है, पूरे के पूरा देश, पूरे के पूरा राष्ट्र दोबारा गांधी जी के साथ सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के तहत जुड़ गया। अब इसी तरह से देखिए वापस क्या हो गया, एक नेशनल मूवमेंट क्रिएट हो गया ना। तो अब ब्रिटिश क्या करेंगे, इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के एफर्ट्स करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अभी आपने देखा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में किस तरह से पूरा देश जुड़ता चला गया। तो अब मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या क्या रिस्पॉन्स किया, क्या क्या तरीके अपनाए उस मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अप्रैल 1930 को अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे और इनका एक फेमस, ठीक है, नेम था, ठीक है, ये क्या बोलते थे, फ्रंटियर गांधी। क्या बोलते थे, फ्रंटियर गांधी। अब्दुल गफ्फार खान इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। और आगे जाके आप ये भी पढ़ेंगे कि इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया अपने वॉलंटियर्स को लेके, इसका नाम था लाल कुर्ती मूवमेंट, रेड कुर्ती मूवमेंट, ठीक है। तो अप्रैल 1930 को अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया और इन्हीं के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और अदर कांग्रेस लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया। उसी तरह मई 1930 को जो सबसे बड़े लीडर हैं जिनकी वजह से मूवमेंट चल रहा है, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। क्लियर। अब इन दोनों चीजों के बाद कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया है, अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया है, जवाहरलाल नेहरू को, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, प्लस जो विमेन्स हैं, अदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस मूवमेंट के अंदर, उन सबको क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ब्रिटिश के उस टाइम के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन। कौन थे, लॉर्ड इरविन। आप ध्यान दीजिए, लॉर्ड इरविन वही है जिन्होंने ये स्टेटमेंट, फेक स्टेटमेंट दिया था कि डोमिनियन स्टेट की बात पे कांग्रेस क्या है, राजी है। और इस चीज को लेके कांग्रेस, इवन गांधी जी लॉर्ड इरविन से बोलना क्या थे, नाराज थे। तो 5 मार्च 1931 को, ध्यान दीजिए, 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन ने एक प्रपोजल, एक एग्रीमेंट रखा गांधी जी के सामने कि सर आप ये मूवमेंट रोक दीजिए और इस मूवमेंट को रोकने के लिए रिवेंज में, मतलब रिस्पॉन्स में जो भी आपकी शर्तें हैं वो हम मान लेंगे। तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसे हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। और वापस आप ध्यान दीजिए कि जैसे ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, गांधी जी ने अगेन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, सीडीएम को कॉल ऑफ, मतलब वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया। अभी मैं इसी लेक्चर में आपको आगे गांधी इरविन पैक्ट पूरा कंप्लीट बेटा बताऊंगा कि क्या क्या उसके अंदर मेन शर्तें थी, ठीक है। देखिए गांधी इरविन पैक्ट को वापस लिया और उसी पैक्ट के अंदर एक पॉइंट था कि गांधी जी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। गांधी जी सहमत हो गए कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ होनी है, लंदन में होनी है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मोटिव क्या था कि हम इंडियन लीडर्स को ब्रिटिश क्या कर पाए, कंसेंट कर पाए, सहमत कर पाए डोमिनियन स्टेट की बात पे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो कि साइमन कमीशन ने रिकमेंड किए थे उन्हें हम क्या कर पाए, फॉलो कर पाए। तो गांधी जी को कंसेंट कर लिया, सहमत कर लिया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, दिसंबर 1931 को, कब, दिसंबर 1931,
गांधी जी कहाँ गए, लंदन गए और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन अभी इसी लेक्चर के आगे मैं आपको जब गांधी इरविन पैक्ट बताऊंगा डिटेल में, वहीं पे मैं आपको 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस डिटेल में बताऊंगा। उसमें आप देखेंगे कि सेकंड राउंड टेबल में जितनी भी चीजें गांधी जी ने बोली उन सारी चीजों को ब्रिटिश ने क्या किया, मना किया। अल्टीमेट क्या हुआ कि सेकंड राउंड टेबल क्या हो गई, पूरी तरह से फेल हो गई। कोई भी फ्रूटाइल, कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट कांग्रेस के लिए नहीं आया। तो गांधी जी क्या हुए, निराश होकर वापस देश आ गए। जब वो वापस यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम लीडर जो सीडीएम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से जुड़े हुए थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, मैक्सिमम वॉलंटियर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। ऑलमोस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हर लोग क्या है, जेल में है। गांधी जी ने वापस क्या करना चाहा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रीस्टार्ट करना चाहा 1934 के अंदर। लेकिन क्या करना चाहा, रीस्टार्ट करना चाहा, लेकिन क्या नहीं हो पाया, इसको रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं बट वापस से लोग गांधी से जुड़े नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट अपना मोमेंटम, अपनी गति, ठीक है, अपना फ्लो, एक ट्रस्ट जो होता है वो खो चुका था। और इस तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और अगेन देखिए जो नॉन कोऑपरेशन का हाल हुआ था कि बिल्कुल एज पे आके हम क्या हो गए थे, ठीक है, बैक स्टेप ले लिया था। उसी तरह सिविल डिसओबीडियंस के अंदर भी अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि एक बैक स्टेप ले लिया गया। लेकिन हम सीडीएम को फेल नहीं कहेंगे या नॉन कोऑपरेशन को फेलियर नहीं कहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट ये तो हुआ ना कि अगेन हमने क्या किया है, एक 6 ईयर के गैप के बाद 1922 का 1930 6 ईयर के गैप के बाद वापस एंट्री क्या है, मोटिवेट है, सब जागरूक है। और एक चीज समझ में आ गई ब्रिटिश को भी और कांग्रेस को भी कि लोगों के अंदर फ्रीडम के लिए जो स्पिरिट है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अगर उन्हें डायरेक्शन दी जाए तो वो पूरी तरह से फ्रीडम के लिए क्या करना चाहते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैंने जो आपको बताया कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया इरविन के साथ, और उस एग्रीमेंट को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि क्या क्या उसके पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सीडीएम कॉल ऑफ, सीडीएम मींस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने ये प्रॉमिस किया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेंगे, और गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया। ब्रिटिश से क्या शर्तें रखी गांधी जी ने, सबसे पहली शर्त उन्होंने ये रखी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आपने अरेस्ट किए हैं, जिनके ऊपर वायलेंस का कोई केस नहीं है, ठीक है, उन सबको आप क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये डेट से आपको थोड़ा ध्यान आ रहा होगा, 23 मार्च आया ध्यान, 23 मार्च। और ये डेट कहाँ पे हमें राउंड लेके आती है, शहीद आजम, ठीक है, भगत सिंह पे। ठीक है, बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि गांधी जी यहाँ पे इस एग्रीमेंट के तहत उन तीनों को बचा सकते थे बट उन्होंने बचाया नहीं। बट आप डीपली इस वर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। रिटर्न में था इसमें कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा जिनके ऊपर वायलेंस का केस नहीं है। और हमें ये अच्छे से पता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर अंग्रेजी ऑफिसर सैंडर्स की हत्या का आरोप था और उसी लिए उन्हें फांसी की सजा हुई थी। तो गांधी जी चाहकर भी क्या नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बचा नहीं सकते थे। दैट इज रियलिटी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद आप एक चीज देखिए कि क्या प्रॉमिस किया गया। गांधी जी ने बोला कि जो भी ब्रिटिश ने सॉल्ट पे टैक्स लगाया है, मतलब आपने जो अधिकार छीन लिया है इंडियन बिजनेसमैन से, इंडियन से, कि आप सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसे आपको रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर। देखिए, बिजनेस को छोड़ना पड़ेगा, सॉल्ट को, टैक्स को रिमूव करना पड़ेगा। 2 शर्तें हमारी और 2 शर्तें उनकी कि आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वापस लेना पड़ेगा, प्लस कि गांधी जी को और कांग्रेस को, अदर पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में आना पड़ेगा, जहां पर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के ऊपर, डोमिनियन स्टेट के दर्जे के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन होना है। देखिए आपने लिखा है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी फर्स्ट हुई होगी, ठीक है, वो मैं आपको हल्का सा यहाँ पे बता देता हूँ।
कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है नवंबर 1930 टू जनवरी 1931। इस डेट पे आप कंसंट्रेट कीजिए कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में नवंबर में हुई है और 6 अप्रैल 1900, ठीक है, आपका देखिए कि 6 अप्रैल 1930 को आपका क्या शुरू हो चुका है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। तो इस टाइम पे बहुत सारे नेता, ठीक है, कांग्रेस के हो या अदर पार्टीज के हो, वो अरेस्ट हो गए थे। दूसरा आप यहाँ पे एक और चीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि अक्टूबर 1929 को, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या, एक फेक स्टेटमेंट कि डोमिनियन स्टेट के दर्जे पर गांधी जी तैयार है, ठीक है, वो डोमिनियन स्टेट लेना चाहते हैं। उस स्टेटमेंट को लेकर भी गांधी और इरविन के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे थे और गांधी जी अगर किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे तो समझ लीजिए कि इंडिया में कांग्रेस या अदर पार्टीज उसे सपोर्ट नहीं कर रहे। इन रीजंस की वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी भी तरह का इंडियन पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ कि उस टाइम पे किंग कौन था, ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम। उस टाइम पे पीएम कौन थे, रैमसे मैकडोनल्ड। और उस टाइम पे इंडिया का वॉइस कौन था, लॉर्ड इरविन। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी ने भी भाग नहीं लिया। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि मैक्सिमम लीडर्स क्या थे, अरेस्ट थे। दूसरी चीज, गांधी जी इरविन की स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा क्या थे, नाराज थे। क्लियर। अब जब गांधी इरविन फैक्टर, मैंने आपको एक पॉइंट लास्ट का बताया था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए गांधी जी को क्या कर लिया गया, मना लिया गया, ठीक है। तो गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, और बहुत सारे नेताओं ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और मुस्लिम लीग ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। बेसिकली जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट था, ये मुस्लिम लीग के जो भी बड़े नेता है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उनके ही रेफरेंस से ये चीजें स्टार्ट हुई थी। तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं कांग्रेस की तरफ से बात करूं, गांधी जी हैं, सरोजिनी नायडू है, ठीक है, जैकर है, ठीक है, तो ये नेताओं ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड राउंड टेबल का कोई भी फ्रूटफुल आंसर नहीं मिला। गांधी जी वापस आ गए और उन्होंने वापस कोशिश की क्या करने की, सीडीएम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने की, बट वो स्टार्ट नहीं हो पाया। फिर बेटा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 1932 टू दिसंबर 1930। तो तीनों का वेन्यू एक ही है, दैट इज लंदन। क्लियर। तो देखिए कि जब सेकेंड फेल हो गई है, गांधी जी को कुछ फ्रूटफुल नहीं मिला, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। एक्सेप्शन क्या है कि मुस्लिम लीग ने थर्ड राउंड टेबल पर भी पार्टिसिपेट किया और मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खान, ठीक है, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि सेकंड और थर्ड में मुस्लिम लीग है और सेकंड और थर्ड में एक पर्सन कॉमन है, आगा खान। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि वो पर्सन का नाम बताइए जिन्होंने सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, दैट इज आगा खान, ठीक है। और एक आपके लिए छोटा सा होमवर्क भी लगा लो कि आप इनके नाम पे एक ट्रॉफी भी दी जाती है आगा खान के नाम पे, ठीक है। तो आपको देखना है कि आगा खान जो कप है, जो ट्रॉफी है, वो किस गेम से रिलेटेड है। क्लियर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस रीजंस की वजह से फेल हुआ। क्यों गांधी जी ने जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आके मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहा तो वो फेल रहा। उसके बहुत से रीजन है। सबसे पहला रीजन आप देखिए कि पीजेंट्स, ठीक है, किसानों की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाया गया कांग्रेस के द्वारा, इसीलिए किसानों ने काफी हद तक इस मूवमेंट में भाग नहीं लिया। रीजन क्या था कि पीजेंट्स, जो बड़े पीजेंट्स थे, फॉर एग्जांपल आपके यूपी के, हरियाणा के इस साइड एरियाज के जो बड़े पीजेंट्स थे, वो ये चाहते थे कि जो टैक्सेस, हैवी टैक्स लगाए हुए हैं ब्रिटिश ने, वो टैक्स, हैवी टैक्सेस क्या करते,
ब्रिटिश माफ कर दे। बट किसी भी तरह के चेंजेस होने से पहले ही गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन एक्ट के तहत मूवमेंट वापस ले लिया। इनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाई तो दोबारा ये मूवमेंट से जुड़े नहीं। उसी तरह से जो छोटे किसान थे, ठीक है, उनकी मेन डिमांड क्या थी कि उनसे क्या होता था कि उन्हीं की जमीन पर, ठीक है, देखो जमीन उनकी है लेकिन अंडर किसके थी, ब्रिटिश की, तो उनसे क्या लिया जाता था, रेंट लिया जाता था, उसको बोलते हैं लीज पर लेना, ठीक है, उनसे क्या लिया जाता था, रेंट लिया जाता था। तो छोटे किसान ये चाहते थे कि कांग्रेस अपने साथ एक मूवमेंट स्टार्ट करे, नो रेंट कैंपेन, ठीक है, कि हम अपनी जमीन का किसी भी तरह का कोई भी रेंट नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया। तो जो छोटे किसान थे, मैक्सिमम जो छोटे किसान थे, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसी तरह अगर आप बिजनेस क्लास की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, बिजनेस क्लास की बात करेंगे, बिजनेस क्लास ने शुरू में सपोर्ट गांधी जी का किया, मतलब उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कम किया, ठीक है, स्वदेशी चीजों को अपनाया, ठीक है, विदेशी चीजों का बाइकाट किया, ठीक है। उनमें 2 नाम फेमस, अगर आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे आपको मैं 2 नाम दिखा रहा हूँ कि एक नाम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने पीटी की फुल फॉर्म क्या है, पुरुषोत्तम ठाकुर और जीडी बिरला। आपने आइडिया कंपनी का नाम सुना है, ठीक है, तो आप जीडी बिरला आप समझ पा रहे होंगे। तो पुरुषोत्तम ठाकुर और जीडी बिरला ये बहुत फेमस इंडस्ट्रीज थे इंडिया के। तो उन्होंने 1927 में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका शॉर्ट फॉर्म है FICCI, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसे बनाया और काफी हद तक इंडियन बिजनेसमैन को सपोर्ट किया। लेकिन कुछ ये बड़े बिजनेसमैन ही इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। मैक्सिमम बिजनेसमैन जो छोटे हैं, ठीक है, जिनका अभी इतना बैकअप नहीं है, वो मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो विदेशी जो सामान है उससे कंपटीशन नहीं कर सकते थे। एक और जो बिगेस्ट रीजन है, जो मैंने आपको बता भी दिया है पूरा डिटेल में, सेकेंड राउंड टेबल क्या हुई, फेल हुई, ठीक है। और इसके फेलियर के बाद जब गांधी जी वापस आए और गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की, मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए इंडस्ट्रियल वर्कर ने भी ज्यादा इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। रीजन देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था, गांधी जी ने कहा था कि आप विदेशी स्कूल्स छोड़ दीजिए, कपड़े छोड़ दीजिए, फैक्ट्री छोड़ दीजिए, सब लोगों ने उनका साथ दिया। बट गांधी जी ने मूवमेंट क्या ले लिया वापस, और अगेन उसी इंडस्ट्री में फिर वापस जॉब पाने के लिए वर्कर्स को क्या करना पड़ा, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसीलिए वर्कर इस बार गांधी जी के साथ नहीं जुड़े कि बीच में ही मूवमेंट वापस ले लिया जाएगा और बाद में उनकी लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। एक और चीज ध्यान दीजिए कि दलित मतलब एससी, मेनली एससीज, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, वो गांधी जी के इस मूवमेंट में साथ नहीं रहे। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है, मैं आपको पहले भी बताया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें मैक्सिमम अपर क्लास ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए लोग थे। तो इन दलितों को के दिमाग में एक चीज फीड थी कि जब तक कांग्रेस के अंदर ब्राह्मण का वर्चस्व रहेगा, उनका डोमिनेंस रहेगा, दलितों को किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन, उन्हें किसी भी तरह की एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकती। तो दलित इस मूवमेंट से दूर रहे। तो वो मैक्सिमम किससे जुड़ते चले गए, जो BR अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई थी उससे जुड़ते चले गए और वो अपना एक अलग रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करने लगे। उसी तरह से अगर आप मुस्लिम्स की बात करेंगे तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, देखिए उसमें खिलाफत की वजह से मुस्लिम क्या थे, हिंदूज के साथ। लेकिन इस मूवमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुस्लिम भी इस मूवमेंट से क्या थे, कंप्लीटली कट ऑफ थे। उनके कट ऑफ होने का रीजन ये था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इस मूवमेंट को लीड कर रही थी, मैक्सिमम नेता क्या थे, हिंदूज थे। तो वो ये समझ रहे थे कि आने वाले टाइम में हिंदूज का क्या होगा, डोमिनेंस होगा। जितना हिंदूज का डोमिनेंस होगा उतना मुस्लिम्स की, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कम होगी। जिसकी रिप्रेजेंटेशन कम होगी उसके राइट्स भी क्या नहीं होंगे, फॉलो नहीं किए
जाएंगे। तो ये सभी इस चीज के रीजंस हैं कि किस तरह से आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फेल किया। तो बेटा आप ये देखेंगे कि इस लेक्चर तक मैंने आपको ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो रोल टैक्स हो, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो गांधी जी के चंपारण अहमदाबाद खेड़ा का आंदोलन हो, चाहे वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स के रीजंस हो, उसका बेस हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, गांधी लिविंग पैक्ट हो, हर चीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब इसी चैप्टर के कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक बाकी हैं, तो वो टॉपिक्स इसमें की मेन है पूना पैक्ट। पूना में समझौता हुआ गांधी और अम्बेडकर के बीच में, पूना पैक्ट आपको बताया जाएगा। और इसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आप बिल्कुल फोकस तरीके से अटेंड करें और जितना मैंने आपको बताया है इन सभी लेक्चर्स को आप सुने, मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।